हेलो एंड वेलकम। मैं हूं पराग और इसमें मेरे पास दो खूबसूरत कलाकार शर्मीन और निज़ाम साथ में हैं, जिनकी फिल्म मलाल आ रही है। आपको पता ही होगा भाई, आप लोगों का फिल्म बहुत ही खूबसूरत है। आपकी केमिस्ट्री देखने में थैंक यू सो मच। होपफुली आपको बहुत दिखेगी हमारी केमिस्ट्री। निज़ाम, मतलब घर में आप लोगों की फिल्म इंडस्ट्री से आप लोग दोनों आते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में आना ज़रूरी नहीं, मतलब हो सकता है कि आपको किसी को डॉक्टर बनने की इच्छा हो, किसी को इंजीनियर बनने की इच्छा हो। मुझे डॉक्टर बनने की इच्छा थी। तो फिर अचानक डॉक्टर से एक्टर बनने का कहाँ से? तो मैं पहले बायोलॉजी टेक्स्ट बुक्स के साथ सोती थी अपने बेड पे, और स्कूल में आर्ट का एक रिक्वायरमेंट था जो भरना था। 6 सब्जेक्ट लेते, उसमें से एक आर्ट का सब्जेक्ट लेना था। मैंने बोला चलो थिएटर ले लेते, मैं टीचर को असिस्टेंट डायरेक्ट करूँगी, या मैं सेट डिज़ाइन करूँगी, या मैं कुछ करूँगी। उस मोमेंट में मुझे एक रोल मिला जो एक हमारा लीड एक्टर प्ले का था, मीज़ान। सेम प्ले उस टाइम पे वो मीज़ान डॉक्टर था और मैं डॉक्टर की मोटी असिस्टेंट थी, और क्योंकि मैं मर्द का किरदार निभा रही थी। और मोटा आदमी, लाइक मैं 94 किलोज की थी उस टाइम पे। तो इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन। तो जो लोग, क्योंकि मैं मोटी थी, लड़के मेरा बहुत मजाक उड़ाते थे स्कूल में। और जब मैं स्टेज पे थी और मैंने ऑडियंस में देखा कि वो 3 लड़के थे वहाँ पे ऑडियंस में बैठे हुए थे, और वो लोग हंस रहे थे, और उस मोमेंट पे मुझे लगा कि वो शार्मिन के ऊपर नहीं, मोटी शार्मिन के ऊपर नहीं, कैरेक्टर के ऊपर हंस रहे हैं। और जब वो फीलिंग आई ना, वहाँ से वो जो शुरू हुआ, आई थिंक मेरी पैशन एक्टिंग के लिए वहाँ से शुरू हुई और फिर जो एक्टिंग ने मुझे, और फिर पता लिटरली आई नो कि मुझे वेट लूज़ करना पड़ा हीरोइन बनने के लिए, क्योंकि वरना एक जो स्टीरियोटाइप ब्रैकेट हो जाता है एट द एंड ऑफ द डे, मैंने चूज़ नहीं किया है ये, बट मेरा नाम संजय लीला भंसाली के साथ जुड़ा हुआ है। तो लोग सब जानते कि संजय लीला भंसाली की मोटी भांजी एक्ट्रेस बनूंगी और स्टीरियोटाइप रोल में चाहिए। ऑन सम लेवल वो स्टीरियोटाइप नहीं चाहिए था मुझे। मैं वो प्रेशर जो संजय लीला भंसाली के नाम के साथ जुड़ता है, मैं अपने आप में उस टाइम पे इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी कि मैं वो मेंटल और इमोशनल स्ट्रेस लूँ या प्रेशर ले पाऊँ कि लोग मेरे फिजिकलिटी के मेरे लिए जज को की वजह से मुझे जज कर रहे हैं। तो उस टाइम पे मैंने बोला कि हाँ, मुझे वेट लॉस करना चाहिए, क्योंकि मैं जानती हूँ बॉडी शेमिंग एक चीज़ है। और एक जैसे भूमि पेडनेकर, एक हीरोइन जिसने अपनी पहली पिक्चर की, जैसे भी वो थी, उसने अपनी पहली पिक्चर वैसे की। मैं बहुत एडमायर करती हूँ उस टाइप की औरतों को, बट मैं उस टाइप की औरत नहीं थी उस टाइम पे। बहुत स्ट्रॉन्ग वो चाहिए उसके लिए। बहुत एट द एंड ऑफ द डे मुझे एक टाइप की पिक्चर, एक टाइप का रोल, किरदार नहीं निभाना था। मुझे आज कोई और बनना है, कल कोई और बनना है, बहुत सारी, और वो आपको करने नहीं देगा। और एट द एंड ऑफ द डे एक्टर बनने के लिए फिजिकल स्ट्रेंथ की भी ज़रूरत होती है। तो मुझे लगा कि मुझे वेट लॉस करना, क्योंकि लोगों ने मुझे पूछा है कि मोटे लोग क्या एक्ट्रेस नहीं बन सकते। मैंने बोला क्या है, मैंने कभी नहीं बोला वो। अगर आप आपको आपके एक आईने में देखते हो और आप खुश हो, आप अपने आप को देखते हुए, आपको जो भी करना है ज़िंदगी में करो। नो वंडर्स की जो प्रोमो में मैंने आपको बोला, बड़ा खूबसूरत प्रोमो है। तो वो केमिस्ट्री अब मुझे समझ में आ रहा है, राज कि आप बचपन के दोस्त थे दोनों। तो और ये बात मैंने कभी सुनी नहीं है मीज़ान के मुझसे, ये कभी नहीं। बात है, मतलब इतने सालों में तो नो यही बट कहना चाहिए। नो बट कि नहीं, आई थिंक सवाल ही कभी नहीं उठाया। हाँ एग्जैक्टली, ये सवाल ही कभी नहीं उठा, क्योंकि ऑन सम लेवल मैंने तो जब मैंने वेट लॉस किया था, बहुत सारे लोग थे मेरी ज़िंदगी में जो थे पहले मेरे बहुत करीबी दोस्त, जो फिर नहीं थे उसके बाद। लाइक उन्होंने बस, और ये इसने देखा है उन लोगों को मेरी ज़िंदगी से जाते हुए, और कई लोगों को आते हुए भी देखा। एग्जैक्टली। सो एट द एंड ऑफ द डे मुझे मालूम पड़ा कि मेरे साथ कौन खड़ा रहेगा, एंड एट द एंड ऑफ द डे मीज़ान उन इंसानों में से एक है जिन्होंने मुझे छोड़ा नहीं जब मेरा वेट लॉस हुआ, जो अभी तक यहाँ पे बैठा है मेरे बाजू में। तो वो सवाल कभी उठा ही नहीं। और हम आने वाले समय में आप दोनों को और बहुत सारी फिल्में करते हुए देखेंगे। आमीन आमीन। मैं वही सवाल, जो पहला सवाल था, मैं आपसे भी दोहराना चाहूँगा। एक्टिंग का आज जावेद जाफरी के बेटे, तो जरूरी नहीं कि आपको एक्टर ही बनना है, मतलब ये कहाँ से आपके दिमाग में? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पिताजी फिल्म बिल्कुल नहीं है, आपका ना ही मेरा घराना फिल्मी है। वो फिल्मों की बातें नहीं करते, गॉसिप नहीं करते, पार्टीज में नहीं जाते, तो बस वो अपना काम करते हैं। एंड एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक, क्योंकि मैं उनका बेटा हूँ और क्योंकि दादा भी मेरे बहुत बड़े एक्टर हैं, तो उन दोनों का काम देखते देखते मैं बड़ा हुआ हूँ, और कहीं ना कहीं जहन में सारी चीज़ें बैठ जाती हैं।
और आपको भी नहीं पता चलता कि कितना आप उन चीज़ों से प्रभावित हो रहे हो, कितना आप उन चीज़ों की ओर बढ़ रहे हो। एंड मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं एक्टर बनूंगा या बनना है, और मुझे म्यूज़िक और स्पोर्ट्स में काफ़ी दिलचस्पी थी। ऐसा और हमेशा आई थिंक परिवार वालों को भी लगा कि कहीं ना कहीं ये म्यूज़िक में कुछ करेगा या स्पोर्ट्स में कुछ करेगा, और बाकी के जो परिवार वाले थे वो बोलेंगे ये ज़िंदगी में क्या करेगा। so, किसी को पता नहीं था कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। ये मतलब अमूमन जब एक कैरेक्टर में आप होते हो, जितना मैं प्रोमो से समझ पाया हूँ, आपके इससे बहुत डायलॉग्स नहीं हो, वो बड़ा मुश्किल काम होता है कि विदाउट डायलॉग्स एक्टिंग करना इज द टफेस्ट एक्टिंग। माय डायरेक्टर टोल्ड मी, राइट, ही टोल्ड मी दिस। इन्होंने मुझे यही बोला था, उन्होंने बोला शार्दुल तेरे डायलॉग नहीं है, तुझे इधर से बोलना पड़ेगा। मैंने बोला कि मंगेश मैं बहुत कोशिश करूँगी, एंड आई फील लाइक हमने समवॉट मैनेज किया है। अगर आप प्रोमो में बहुत सारे स्माइलिंग शॉट्स है तो आपको इतना नहीं मालूम पड़ेगा कि वो स्माइल में वो आंखें कहना क्या चाह रही है, जब आप पिक्चर देखोगे तब मालूम पड़ेगा। बट ऐसे जो आप बोल रहे हो कि वो बिना डायलॉग की एक्टिंग बहुत मुश्किल है, आई थिंक ऑन सम लेवल मैंने उसको एक कैरेक्टर ग्राफ में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि ये पिक्चर की एंड में प्यार के बारे में है। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि प्यार लोगों को खोल देता है, बात करने लगते हैं लोग, मुस्कुराने लगते हैं लोग, जो मन में आता है वो बोलने लगते हैं लोग, क्योंकि वो मन अभी प्यार से भरा हुआ है, तो जो भी अंदर है बाहर आता है। सो एट द एंड ऑफ द डे आस्था का कैरेक्टर फर्स्ट हाफ में आपको बहुत शांत नजर आएगा, बहुत लाइक क्वाइट नजर आएगा। मराठी येतं का तुला? कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं। तो ये किस तरह का कैरेक्टर आप निभा रहे हैं? मतलब वो टपोरी तो है ही, वो जी। समझ में आता है। जी आई थिंक एक लोअर मिडिल क्लास मराठी लड़का है जो चौल में पला बड़ा है। एक्चुअली वो उसकी जो बैकग्राउंड स्टोरी जो फिल्म में नहीं बताई है, बट एज एन एक्टर आपको जानना चाहिए, जो मंगेश सर ने हमें हम दोनों के किरदारों के लिए बताई थी वर्कशॉप्स के थ्रू। और उन्हें एक लड़का है जो धारावी में पला बड़ा है, तो उसने बहुत कुछ देखा है धारावी की ज़िंदगी में। उसने शायद किसी का खून होते हुए देखा हो, तो किसी को मारते हुए देखा हो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, तो वो डर नाम की चीज़ उसके दिल से निकल गई। क्योंकि आप बचपन में ही इतना कुछ देख लेते हो ना ज़िंदगी में, कि आपका डोमेस्टिक वायलेंस चल रहा है घर में, आपके फादर जो है आपकी माँ को मार रहे हैं, एक्सेट्रा, तो वो अंदर से आपको ना सख्त बना देता है काफ़ी। तो फिर जब वो फिर उसके पिता को लगता है कि कहीं ना कहीं ये बिगड़ जाएगा कि इस माहौल में, तो उसको फिर चौल में से वो लोग शिफ्ट करते हैं। और चौल में फिर वो एक पर उसका एक अलग नज़रिया है लोग चीज़ों को लेकर, एक अलग तरीका है चीज़ों को करने का, बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ भी कह सकता है, कभी भी कह सकता है। और एक अतरंगी जो कहते हैं ना, मिजाज से अपनी चीज़ें करता है वो, तो वो बहुत आई थिंक लोगों को मज़ा आएगा उसमें। सर आपके दादाजी एक बहुत बड़े स्टार है, मतलब उनका फिल्म में होना उतना ही ज़रूरी होता था जितना स्टार का होना ज़रूरी होता था फिल्म में। आपके पिताजी का मतलब जो टैलेंट है उसको मैं असीमित टैलेंट मानता हूँ। आपने क्या चीज़ें दादाजी की और पिताजी की पकड़ी? आई थिंक क्योंकि दादाजी के साथ काफ़ी, मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं, बट ऑनेस्टली अगर आप कुछ कहेंगे ना भी कहेंगे ना, यू विल नॉट नो जब तक आप जाके फिल्म देखेंगे। जिस दिन आप फिल्म देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि मीज़ान एक्चुअली किस चीज़ के काबिल है, किस चीज़ क्या कर सकता है, क्या बुराइयां हैं, क्या खामियां हैं, क्या अच्छी चीज़ें हैं। तो टिल देन आई थिंक लोग जो कह रहे हैं मुझे उसका फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज मुझे ये पता है कि मेरे दादा जो हैं वो एक उनका जो दौर था, ज़माना था, जिन लोगों के साथ उन्होंने काम किया था, वो लेजेंड्स हैं आज के। और वो जो फिल्में थी वैसी फिल्में आजकल बनती नहीं, चाहे वो के आसिफ सर हों या महबूब खान हो या गुरुदत्त हो या बिमल रॉय हो या राज कपूर हो, तो ये जो सारे डायरेक्टर्स हैं और एक्टर्स हो गए, जैसे दिलीप साहब हो गए, मिस्टर बच्चन हो गए, मिस्टर बच्चन फिर भी आज तक काम कर रहे हैं, विच इज़ अनबिलीवेबल। एंड उस ज़माने के सारे एक्टर्स, तो आई थिंक कि वो उनकी कहानियाँ सुनकर ना जो सीख प्राप्त हुई है ना, वो कहीं नहीं मिलेगी। एंड ऑल्सो पिताजी से ऑन अ मोर ह्यूमन लेवल एक्चुअली सीखने को मिला है। ऑब्वियसली डांस की तो जीन्स पास ऑन हुए ही हैं, और उनके जो आपको मूवी के फाइट सीक्वेंस में मीज़ान क्या विजिट देंगे, वीडियो में डालना। वाह। तो या बट वो जो जिस तरीके से डांस करते हैं, जैसे जो उनका
डांस के बारे में जो नज़रिया है, जिस तरीके से बूगी वूगी में लोगों से बात करते हो डांस के बारे में, तो ये सारी चीज़ें सुन के देख के मैं बड़ा हुआ हूँ। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि कहीं ना कहीं जहन में बैठ जाती है। तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि ऐसा स्कूल ऑफ लर्निंग मेरे पास घर में ही था। तो मैं उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ आपकी फिल्म जो है उसको देखने के बाद दर्शकों को कोई मलाल ना रहे बॉक्स ऑफिस पर वो अगर नहीं देखेंगे तो मलाल रहेगा। राइट। लेकिन चलते चलते एक बार फिर मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप गाने के शौकीन हैं, तो एक आपकी फिल्म का कोई गाना हम दोनों? गुनगुनाएंगे। हाँ या तो कोरस का भी इम्पोर्टेंस होता है शर्मिन। यू डिसाइड सो। वो एक मलाल, नो टू बैड, जरा जरा सुनो, ओके। जरा जरा सुनो क्या कह रही पगलाई सी धड़कन मेरी, तू जो कभी आता है जब सामने मेरे। जरा संभालो मना लो दिल कहीं, मैंने छुपा के रखा है यहीं। तो यस, क्या बात ये है। है हमारी। चलिए विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। और ऐसी आपकी Thank you so आने वाली much. कई फिल्मों में मैं आपका इंटरव्यू करता हूँ लगातार और ऐसी Yes. गॉड ब्लेस।